वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ 23 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट जो एडिटोरियल एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस है दैट वी विल डू इन टुडेज सेशन। लेट्स स्टार्ट। पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द केरला न्यू ऑर्डिनेंस। केरला गवर्नमेंट के द्वारा जो पुलिस एक्ट है, केरला पुलिस एक्ट 2011, उसमें एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 118A। और इस ऑर्डिनेंस में कुछ चेंजेस लाए गए हैं इस एक्ट में। ये जो चेंजेस हैं इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बना हुआ है, काफ़ी ट्विटर में भी, फेसबुक में भी ट्रेंडिंग है ये। सो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी समझ लीजिए, और सिर्फ अगर नॉलेज के लिए समझ रहे हैं तो भी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सो केरला पुलिस एक्ट 2011 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 118A इंट्रोड्यूस किया गया है, जो पुलिस को पावर्स देता है। तो किस चीज़ की पावर देता है? ये पावर ये देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इस पे या फिर किसी और कम्युनिकेशन माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसको डिफेम करता है या फिर उसकी रेपुटेशन लॉस हो ऐसा कंटेंट डालता है, या उसे मेंटल इंजरी हो ऐसा कोई कंटेंट डालता है, पोस्ट डालता है, तो इसके खिलाफ में जो कार्रवाई कर सकती है पुलिस, और इसमें जो 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का फाइन, ये जो पनिशमेंट मिलेगा उस व्यक्ति को, अरेस्टिंग होगी उसकी। सो ये एक नया जो चेंजेस है वो लाया गया है। ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है, केरला गवर्नर जो है उनके द्वारा साइन कर किया जा चुका है। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फेसबुक पे किसी के खिलाफ भी कुछ पोस्ट डालते हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपके खिलाफ आपको सजा हो सकती है। ये दो चीज़ आपको समझनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको गारंटी करता है, मतलब आप स्वतंत्र है अपनी बातों की अभिव्यक्ति के लिए। आर्टिकल 19(1) भारत का जो संविधान है उसके तहत। और दूसरी बात आप ये समझिए कि जो सेक्शन 66A था आईटी एक्ट का, उसमें ये प्रोविज़न था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने वाला था। उसमें भी यही प्रोविज़न था आईटी एक्ट 2000 का जो था, कि उसमें अगर आप किसी भी व्यक्ति या कोई भी इस तरीके का पोस्ट डालते हैं, डिफेमेटरी पोस्ट डालते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्ट था 66A उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। मतलब ये फैसला दिया था कि सेक्शन 66A के तहत अब कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी जिसमें कि ये सेक्शन हो, क्योंकि कोर्ट ने ये माना था कि ये जो सेक्शन है, ये जो लॉ था, ये आर्टिकल 19 मतलब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके खिलाफ है। नाउ अगेन उसी लाइन पे जो केरला गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाए हैं, ये कानून लाया है, ये भी कहीं ना कहीं 66A के आसपास ही है, ऐसा कहना है अपोजिशन का या बाकी जो केरला में पार्टीज है उनका। हो सकता है कि इस एक्ट को कोर्ट में चैलेंज भी किया जाए, लेकिन फिलहाल ये वहाँ पे ऑर्डिनेंस के थ्रू एक ये कानून बन गया है, और केरला में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में मेंटल हरेसमेंट या लॉस ऑफ रेपुटेशन उसको आप हार्म करते हैं तो यू कैन बी पुट बिहाइंड द बार। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, और क्योंकि ये बार बार ये न्यूज़ में रहेगा और नेक्स्ट जो कुछ टाइम तक ये रहेगा। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। ये तो ठीक है, ये तो आपको मैंने लॉ समझा दिया। आप मुझे ये बताइए, केरला गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको लाया गया है। आप ये बताइए कि व्हाट इज़ एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, और संविधान में अगर डिफाइंड है तो कहाँ पे डिफाइन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस की बात कही गई है तो कौन से आर्टिकल के तहत कही गई है, आप इसके बारे में बताइए। और ऑर्डिनेंस होता क्या है और कितने समय तक के लिए प्रभावी रहता है, आप इसके बारे में बताइए। आप ये लिखेंगे किसमें? कमेंट्स में। यू हैव टू राइट दिस, ओके। और फिर आप ये भी लिखिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हैं और कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक कवर्ड है, ये आप लिखेंगे कमेंट्स में, और अपनी रीडिंग के लिए आप उसको रीड भी कर लेंगे। लेकिन कमेंट्स में आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के तहत राइट टू जो फंडामेंटल राइट्स है वो कवर्ड है, ओके। नाउ ये न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश से, विच इज़ रिलेटेड टू जो
भारत का इंटरनेशनल रिलेशन है और स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, उसके तहत जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है उन्होंने कहा है, पेमा खांडू, उन्होंने कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डरिंग एरिया है विच बॉर्डर्स तिब्बत और चाइना, वहाँ पे फ्रंटियर हाईवे जो है वो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चाइना है वो कंटिन्यूसली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज में अपग्रेड कर रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया भी अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डरिंग एरिया जो तिब्बत से लगता है उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे इम्प्रूव करें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और 1962 में वहाँ से एंटर भी किए थे जो चाइनीज़ थे। सो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अभी भी क्लेम करता है, साउथ तिब्बत के रूप में क्लेम करता है, कई बार इसके लिए डिस्प्यूट भी करता है। सो दिस इज़ ऑन गोइंग डिस्प्यूट, बट अरुणाचल प्रदेश सीएम हैज सेड दिस। ये आपको ध्यान रहे कि जब भी आपको स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल रिलेशन पे बात आए तो आपको ये ध्यान रहे कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत काम करने की आवश्यकता है इंडिया को, अगर हमें चाइना को टैकल करना है तो। नाउ विल टॉक अबाउट द एडिटोरियल्स। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ फर्स्ट एडिटोरियल इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। कल JNK के बारे में मैंने बात भी किया था कि वहाँ पे किस तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जो पंचायती राज इलेक्शन है वो होने वाले हैं। नाउ अब आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर था, एक स्टेट था, लास्ट ईयर यानी कि 2019 अगस्त में ये दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? JNK और लद्दाख। अब क्या होने जा रहा है? अब वहाँ पे पंचायती राज इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कब है? नवंबर 28 को है। क्या है पंचायती राज इलेक्शंस? तो ये जो ग्रास रूट हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके तहत ये किए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए इसी में कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लाया गया था, कौन से ईयर में इसको लागू किया गया था, और कौन से आर्टिकल्स हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं संविधान में जो इंट्रोड्यूस किए गए थे या जिनमें चेंजेस किए गए थे, वो आप बताएंगे। दो चीज़, कब ये 73rd अमेंडमेंट कब लागू हुआ था और उसके अंडर दिस प्रोविजंस कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में वो इंट्रोड्यूस किए गए थे या फिर चेंजेस जिनमें किए गए थे। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड कि वहाँ पे पंचायती राज इलेक्शंस होने हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अलग अलग DDC है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, पंचायत, 12,000 पंचायत और 230 अर्बन बॉडीज़, इनके तहत इलेक्शंस होने हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का ये अटैम्प्ट रहेगा कि ये इलेक्शंस जो है वो डिस्टर्ब्ड हो। क्यों ऐसा करना चाहेगा? उससे वो ये इंश्योर करेंगे अगर इलेक्शंस अगर प्रभावित होंगे, उसमें वायलेंस होगा, सो पाकिस्तान कैन पुट बिफोर द इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटरनेशनल फोरम पे वो पोर्ट्रे ये करना चाहेगा कि कश्मीर के लोग जो हैं वो वायलेंस में बिलीव करते हैं, नॉट इन डेमोक्रेसी। बट हमें ये ज़रूरत है, इंडिया की ये ज़रूरत है कि डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू लोकल लेवल पे जब इलेक्शंस होंगे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जब चुन के आएंगे, तो इंटरनेशनल फोरम पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है कश्मीर में वो लोकल लोगों के द्वारा चुनी हुई है, एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव चूजन डेमोक्रेसी ओवर वायलेंस। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज जो भी JNK एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस फोर्सेस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। दिस इज़ वन पार्ट। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, जो राइटर का इसमें कहना है, जो इसके राइटर है इस एडिटोरियल के, उनका ये कहना है कि वायलेंस फ्री इलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे उसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड चीज़ क्या है? वो ये भी कहते हैं कि जो करंट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, सेंट्रल रूलिंग पार्टी है, उनको ये भी ध्यान रखना है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं JNK में, उनको बहुत ज़्यादा दबाए ना। दबाने का मतलब ये है कि उनको सप्रेस ना करे, पॉलिटिकल अपोनेंट ख़त्म ना कर दे। जो उनकी बातों को मानेगा वो ठीक है, जो नहीं है उनको एंटी नेशनल या सेपरेटिस्ट बोल देना। दिस विल नॉट सर्व द डेमोक्रेटिक मीन्स। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। दिस इज़ सेकेंड थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो पार्टीज़ हैं JNK की, लोकल पार्टीज़ है, जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, CPIM है, उनका एक अलायंस है, पीपल अलायंस। किस चीज़ के लिए? गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार डिक्लेरेशन मैंने कल ही बताया था, ये पिछले साल 2019 अगस्त में ये डिक्लेरेशन किया गया था, जो लोकल पार्टीज़ थी JNK की, जिसमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको मिला के। क्या उनकी डिमांड है? उनकी डिमांड ये है
कि JNK का जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वो दोबारा रीइंस्टेट हो जाए, रिस्टोर हो जाए, और दूसरा JNK का स्टेटहुड वो दोबारा हो जाए। ये उनकी डिमांड है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसके थ्रू वो पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो जो भी पार्टीज़ हैं उनको भारत के पार्लियामेंट और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका सम्मान करना पड़ेगा। सो उसके तहत ये जो भी डिक्लेरेशन है उसमें उनकी ये डिमांड है। बट ओवरऑल ये बहुत ज़रूरी है कि JNK में डेमोक्रेटिक रूप में इलेक्शन कंडक्ट हो, पीसफुल वे में इलेक्शन कंडक्ट हो, और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुन के आए, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो JNK में। सो ये एक पर्सपेक्टिव था, वो मैंने आपको दे दिया। अगला क्या है आर्टिकल है? अगला आर्टिकल है इट्स रिगार्डिंग द पाकिस्तान। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको ध्यान से समझिए। क्या है ये है, इसको मैं कई बार पहले कवर भी कर चुके हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर FATF है ना। व्हाट इज FATF? यूनाइटेड नेशन का विंग है ये FATF। क्या है आप बताइए, आप कमेंट में लिखिएगा। कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो नए लोग जुड़े हैं वो बताएंगे, वो थोड़ा रिसर्च करें FATF क्या है। राइट इट, हम आगे बढ़ेंगे। बैकग्राउंड ये है, हाफिज सईद जो यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसको कन्विक्ट किया गया है पाकिस्तान में। इससे पहले भी कन्विक्शन हो चुकी है फरवरी में। किस चीज़ में कन्विक्शन हुई है? भारत किस चीज़ में उसको एक्यूज मानता है? भारत मानता है जो 2008 में 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स जो हुए थे, जिसमें होटल ताज भी शामिल था, उसमें अजमल कसाब को जिसमें फांसी की सज़ा मिली थी, वो हमले में हाफिज सईद को भारत और US जो है वो ब्लेम करते हैं कि वो मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान ने किस चीज़ में उसको कन्विक्ट किया है? पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के लिए उसको कन्विक्ट किया है कि ये जो टेरर फाइनेंस करता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में भी अलग अलग जगह, पेशावर वगैरह, कराची में कई बार जो बम विस्फोट होते हैं इत्यादि में ब्लेम करके, टेरर फाइनेंसिंग के लिए ब्लेम करके उसको सजा दी गई है। नाउ राइटर का क्या कहना है इस आर्टिकल के? उनका ये कहना है कि जो हाफिज सईद है वो मास्टरमाइंड है। पहले लश्कर तोयबा जो है LET उसको बनाया था 1990s में। उसके बाद जब लश्कर तोयबा के खिलाफ मुहिम चली तो जमातुल दावा JUD का गठन करके एक फ्रंट बना दिया लश्कर तोयबा का, और उसने फंड रेस किया भारत के खिलाफ में। फंड रेस करके भारत में अलग अलग अटैक कराए, जिसमें कि मुंबई अटैक इज द प्रोमिनेंट वन। नाउ व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग? पाकिस्तान ये कर रहा है कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान पे, जो ब्लेम किए गए हैं, पाकिस्तान पे जो प्रेशर पुट किया गया है, उसके तहत हाफिज सईद पे कार्रवाई की है पाकिस्तान ने। बट जो हाफिज सईद है, ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग द टेररिस्ट फॉर कंडक्टिंग टेररिस्ट अटैक्स इन कंट्री लाइक इंडिया। तो उस पर पाकिस्तान काम नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड ये है कि 2018 में जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था FATF के द्वारा, और उनको ये कहा गया था कि अगर टेररिस्ट पे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर पाकिस्तान कदम नहीं उठाता है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे एज ए टेररिस्ट फंडिंग कंट्री में। और ब्लैक लिस्ट में डालने पे पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए जाते हैं। तो उसी से बचने के लिए पाकिस्तान ने जो है ये कदम उठा रहा है। अभी हाल ही में इसका रिव्यू था FATF का पाकिस्तान के को लेके, उसमें उसको उसकी जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर नहीं किया है, क्योंकि कई पॉइंट्स बताए थे FATF ने जिस पे पाकिस्तान को कदम उठाना था, बट पाकिस्तान हैड नॉट एक्टेड ऑन दैट। सो अगेन जो राइटर है उनका ये कहना है कि हाफिज सईद पे हालांकि काम किया है, लेकिन वो जेन्युइन स्टेप्स नहीं है, एंड पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर। सो दिस इज द बैकग्राउंड अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। एंड आप इसमें मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज FATF, क्या था व्हाट इज FATF एंड हाउ इट वर्क्स। ये आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, तो आप उसको रिसर्च करके यू विल राइट इन द कमेंट्स। नाउ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इट्स रिगार्डिंग द वैक्सीन। ये वैक्सीन के बारे में, कल आपको याद होगा मैंने वैक्सीन के बारे में बात भी किया था कि वैक्सीन्स जो है वो रेडी होने जा रही है और क्या क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे। तो ये जो राइटर है इन्होंने भी उन्हीं लाइंस पे जो कल मैंने बात की थी आपसे, उन्हीं पॉइंट्स पे बात की है। क्या बात की है? वो ये कह रहे हैं कि दो जो मेजर
जो दो कंपनीज़ हैं फाइजर और मॉडर्ना, उन्होंने क्लेम किया है कि वैक्सीन उनकी ऑलमोस्ट रेडी है। तो राइटर का ये कहना है कि क्या क्या पॉइंट्स हमको देखने पड़ेंगे, पैरामीटर, अगर एक आइडियल वैक्सीन हमें देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा कि वैक्सीन की एफिशिएंसी जो है वो हाई रहे, जब 90% से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी रहे, ड्यूरेबिलिटी रहे, यानी कि एटलीस्ट 5 ईयर्स का ड्यूरेबिलिटी हो, और वो इफेक्टिव हो सीवियर इलनेस के खिलाफ में, कोई साइड इफेक्ट ना हो। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल मैंने बताया था कि कुछ जो वैक्सीन्स हैं, फाइजर जैसे वैक्सीन है वो लॉन्च कर रहा है, वो -70 डिग्री सेल्सियस तक उसको मेंटेन करना है। लेकिन राइटर का ये कहना है कि आइडियल वैक्सीन वही होगी जो रूम टेम्परेचर या उसके आसपास 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम लोग मेंटेन कर सके, दैट विल बी अ गुड वैक्सीन। सो ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए कि किस तरीके के वैक्सीन होने चाहिए। नाउ विल मूव टू और क्या क्या डिफ़िकल्टी है। सो ये जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसको डेवलप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी टाइम लगा उसमें। एंड हिस्टोरिकली जो बाकी भी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो बीमारियां रही है, चाहे सार्स रहा हो, चाहे MERS रहा हो, उनके लिए भी आज तक कोई लाइसेंस वैक्सीन्स नहीं बनी है। और जो भी बनी है वो फेज़ 2 में, फेज़ 2 जो ट्रायल का था उसमें उसका यूज़ हुआ, लेकिन फेज़ 3 की इफेक्टिवनेस अभी भी उसमें क्लियर नहीं है कि कितना इफेक्टिव है आफ्टर फेज़ 3। सो दिस इज़ द वन चैलेंज कि जो वैक्सीन डेवलप करने में क्यों इतने चैलेंजेस आए, बिकॉज क्योंकि हिस्ट्री ऐसे जो वायरस था इसके खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोई बहुत ही अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है वर्ल्ड में। देन व्हाट ऑल विल बी अदर चैलेंजेस। एक चैलेंज ये रहेगा जो टेम्परेचर का, कि जो टेम्परेचर है -70 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहेगा। वो इंडिया जैसी कंट्री के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा। सो लेकिन जो बाकी जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल मॉडर्ना है, उन्होंने ये कहा है कि ये इनके जो वैक्सीन्स हैं उनको हम लोग रूम टेम्परेचर या सब रूम टेम्परेचर तक यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका है, उनकी भी जो वैक्सीन है विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी, दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन थर्मोस्टेट कंडीशंस, मीन्स ऑलमोस्ट एट रूम टेम्परेचर और नियर द रूम टेम्परेचर आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चैलेंजेस क्या रहेंगे? अदर चैलेंजेस ये रहेंगे कि जब इतने सारे हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज जब ये कह रही हैं कि उनका वैक्सीन रेडी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंडेंट ना हो, कई मल्टीपल कंपनीज पे से अपने डोजेस ले और फिर उसको उसके हिसाब से यूज़ करें। नाउ अनदर क्या है, रिस्क कैटेगरी। एक चैलेंज रहेगा कि रिस्क कैटेगरी, कि किसको वैक्सीन पहले देना है, किसको वैक्सीन बाद में देना है। तो इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर है और पुलिसमैन है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं कोरोना जो पेशेंट है, उनको प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ओल्डर पीपल है, उन सबको जो है कैटेगराइज करना पड़ेगा। सो राइटर का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है उनको ये कैटेगरी बना लेनी चाहिए कि अगर वैक्सीन जैसी आती है तो पहले किसको देंगे फिर किनको देंगे। सो उन्होंने अपना सजेशंस दिया जो मैंने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पुलिसमैन एक्सेट्रा को। नाउ अनदर विल बी कैसे हम इस वैक्सीन को प्रोवाइड करेंगे। क्या हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाए या हम कोई आधार कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करें एज और ये सब में। सो दिस विल बी अनदर चैलेंज। किस तरीके से हम सोशल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो इसका भी राइटर का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको भी ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे मालूम करेंगे कि कौन ओल्ड एज में है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं, उनको ये वैक्सीन पहले मिलना चाहिए। तो ये सभी गांव में पहले देंगे या स्लम्स में पहले देंगे या पॉश एरियाज में देंगे। सो दीज ऑल चैलेंजेस आर देयर, जो जिसके बारे में जो इंडिया गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो चैलेंज वो होगा कि जो अमीर और गरीब का, कि जो अमीर होंगे वो पैसा पे करके वैक्सीन तुरंत ले लेंगे और गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की रहेगी। सो जो राइटर है उनका ये कहना है कि फर्स्ट फेज में तो जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उनको ये वैक्सीन दिया जाए एंड आफ्टरवर्ड्स एक मार्केट सही रेट निर्धारित करके जो बाकी जो लोग हैं जो खरीद सकते हैं उन तक ये खरीदने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड आर्टिकल, क्योंकि अब जो है वैक्सीन, कल मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उसमें उसके आंसर में आप इसमें से कई पॉइंट्स ले सकते हैं।
तो अब जो होगा वो कोरोना वैक्सीन इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट चैलेंज, और जो मैंने कल चैलेंजेस बताए थे अब उसके बारे में डेली आप डिस्कशन देखेंगे। सो दिस इज़ अ गुड आर्टिकल। इसके मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको दिख रहा होगा, तो अपने नोट्स में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है कल जो हमने बात किया था। कल हमने बात किया था जो रीजनल एफएटीएफ था उसके बारे में। सो इसमें क्या है, इसमें ये जो राइटर है इनका ये कहना है कि कल मैंने बताया था कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि भारत के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं आज से पहले, उससे भारत को नुकसान हुआ है। भारत को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट चैलेंज ये उनसे हुए हैं। तो ये जो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में राइटर ने इसके बारे में डिस्कस किया है। राइटर का ये कहना है कि भारत का 1995 से 2018 के बीच में भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 13.4% रहा है, और ये जो ग्रोथ रेट है इट्स ऑलमोस्ट नियर टू चाइना विच वाज 15% उस टाइम पे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ था दैट इज 1.7%, ऑलमोस्ट नियर टू वियतनाम 1.75%। सो ऐसा नहीं है कि भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया। तो ये अगर ये दे रहे हैं, अगर हम ये काउंटर दे रहे हैं कि इट्स अफेक्टिंग आवर ग्रोथ रेट, तो दैट इज नॉट ट्रू। नाउ अनदर अप्रोच इज स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच। तो राइटर का ये कहना है कि जो रुपी है उसमें एप्रिसिएशन हुआ है 2014 के बाद में 20% का एप्रिसिएशन हुआ है, और उनका ये कहना है कि जो रियल प्रॉब्लम है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है उनको लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं, कंप्लायंस का जो कॉस्ट है वो उनका हाई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन सब की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं रहता है, और इसीलिए भारत के एक्सपोर्टर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है और जो कॉस्ट लॉजिस्टिक एक्सेट्रा ट्रांजैक्शन के जो हाई कॉस्ट है उसकी वजह से। देन अगेन राइटर इज सेइंग कि मैन्युफैक्चरिंग में ऑल्सो अगेन राइटर इज सेइंग दैट इंडिया की जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग की 1995 से 2018 के बीच में वो 12.1% रही, और ये ऑलमोस्ट डबल है वर्ल्ड एवरेज के, और सिर्फ चाइना और वियतनाम से कम था। फिर वो बात करते हैं कि इनका ये कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अफेक्ट नहीं हुआ है। इंडिया की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जब रिसेंटली लास्ट 6 ईयर्स में, राइटर का ये कहना है कि लास्ट 6 ईयर्स में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बिकॉज इंडिया की जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हुई है, और साथ ही साथ करप्शन स्कैंडल्स वगैरह बीच में 2012, 13, 14 तक जो 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये सब जो स्कैंडल्स निकल के आए तो उन्होंने हर्ट किया है। बैंकिंग क्राइसिस रहे, काफ़ी बैंक्स जो है वो बैंकक्रप्ट टाइप हो गए, उनसे प्रॉब्लम हुई है। डीमोनेटाइजेशन भी ये इसमें डाल रहे हैं, एंड बैडली डिज़ाइन जीएसटी के बारे में भी राइटर कह रहे हैं कि दैट इज ऑल्सो कॉज affected the manufacturing growth. So this is the what writer is saying. But again ये एक आर्टिकल है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसमें कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दैट इज़ नॉट द सोल रीज़न फॉर इंडियाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनका ये कहना है कि एक टाइम पे चाइना के खिलाफ इंडिया की प्रॉपर पॉलिसी नहीं रही कि कैसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या डंपिंग है उनको टैकल किया जा सके, और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टैंड होना चाहिए था वो इंडिया ने नहीं लिया। सो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो इनके द्वारा, जो पर्टिकुलर जो आर्टिकल राइटर है उनके द्वारा दिए गए हैं। हम जब तक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ना रहे वी कैनॉट मेक अ कंक्रीट आंसर, बट एज ऑफ नाउ वी विल टेक सर्टन पॉइंट्स एज अ फैक्ट्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। ये न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज से। G20 समिट के साइड इवेंट में, G20 समिट है उसके साइड इवेंट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें समझ लीजिए।
दो तीन चीज़ें ये हैं कि इंडिया जो साइनेटरी है किसका 2015 पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उस पे उसको भारत ने साइन किया है और भारत की कमिटमेंट है कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको घटाने के लिए। तो हमारे पीएम जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है और इंडिया ने एलईडी लाइट्स को पॉपुलर किया है और उससे 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है पर ईयर, उसमें कमी की है। और भारत का जो गोल था 2022 का वो उसको 2020 में ही मीट कर लिया है। सो बेसिकली दिस इज रिगार्डिंग कि इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज और 2015 पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसके तहत। नाउ योर टास्क इज कि जो 2015 पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, मेन जो कंप्लायंस थी वो क्या थी, वो आप करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे। 2015 पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ये और इससे जो यूएस था वो वॉकआउट भी कर गया था और जो बाइडेन जो नए जो प्रेसिडेंट बने उन्होंने कहा है कि जैसी ही प्रेसिडेंसी जनवरी 20 को आएगी वो अगले दिन ही उस पर साइन करेंगे दोबारा। सो यू जस्ट राइट, आप 2015 पेरिस एग्रीमेंट को स्टडी करिए और जो मेन पॉइंट्स हैं कंप्लायंस के लिए वो कौन से हैं आप कमेंट्स में लिखिए। नाउ दिस इज अनदर थिंग, ये फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज पे। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये इंटरपोल के द्वारा, यूरोपोल और बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और 132 कंट्रीज ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? इंपॉर्टेंट फॉर अस इज क्रिप्टो करेंसीज, डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसीज एंड रिलेटेड ऑफेंसेस। सो डार्क नेट है, डार्क नेट होता है वेब नेट, डार्क नेट है जहाँ पे कि काफ़ी क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं और काफ़ी इलीगल जो ट्रेड है वो होता है और ये इलीगल ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज में होता है, एक वर्चुअल करेंसीज काइंड ऑफ है, उसमें ट्रेड होता है ये और एक बहुत बड़ा मार्केट है ये हर चीज़ का, बहुत सा रैंसमवेयर का और इनफैक्ट इलीगल ड्रग सप्लाई का भी मार्केट है डार्क नेट। सो उसको कैसे कर्ब करना है एंड और क्या उस पर मेजर्स लिए जा सकते हैं, उस सेक्टर में मीटिंग्स हो, ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी। तो आपको ये ध्यान रहे, फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज में, इंटरपोल, यूरोपोल, बसेल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कल मैंने बात किया था ये जो वैक्सीन के बारे में, जो अगेन दिस इज अगेन रिगार्डिंग द वैक्सीन। जो वैक्सीन टास्क फोर्स है गवर्नमेंट के इंडिया के द्वारा वो बनाया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है। वैक्सीन टास्क फोर्स आपको ध्यान रहे एंड देन देर इज अ नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, NEGVAC, ये आपको ध्यान रहे और ये लोग गाइडलाइंस बनाएंगे। ये जितने भी अभी हमने एडिटोरियल में बात किया तो ये मैक्सिमम इस पे काम करने के लिए वैक्सीन टास्क फोर्स एंड नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग बात करेंगे कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कैसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन करना है वैक्सीन के लिए। ये ग्रुप करेगा, इस पे काम करेगा, मैंने कल ही बताया था ये। नाउ दिस इज 2 टर्म्स हियर, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इनके बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है अंडमान सी में वो कंक्लूड हुआ है। क्या नाम था इसका? इसका नाम था सिटमैक्स 20। ये अंडमान सी में कंक्लूड हुआ है, ये सेकेंड एडिशन था इसका। 27th एडिशन हुआ है इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का, सिम्बैक्स 20। सिम्बैक्स 20 ये कब से कब होगा? नवंबर 23 से 25। तो आपको याद रहे सिम्बैक्स 20 क्या है? इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। और अभी जो ख़त्म हुआ सिमटेक्स 20 वो क्या है? वो है इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर की जो नेवल हैं, नेवीज़ हैं, उनके बीच में एक्सरसाइज। कहाँ पे? अंडमान सी में। ओके, और अलग अलग जो शिप्स हैं इसमें वो पार्टिसिपेट करती है। ओके, नाउ दैट्स रिगार्डिंग द आवर इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ओके, इकोनॉमी में कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है एंड स्पोर्ट्स में इंडियन टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम, वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट। लेट्स सी, अब वो टेस्ट मैच शुरू होंगे। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स। इकोनॉमी वी डोंट हैव एनीथिंग स्पेशल। एंड मेंस के लिए टुडे वी विल हैव द सेम क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। और आज मैंने और भी चीज़ें बताई है, तो यूजिंग ऑल दोज थिंग्स यू कैन राइट अ बेटर आंसर नाउ। और ये टास्क फोर्स भी मैंने आपको बता दिया, जो वैक्सीन टास्क फोर्स हैं वो भी कवर है आज के इसमें न्यूज़ में। सो यू कैन इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स
एंड यू नो द फर्दर टारगेट्स, और भी टारगेट्स आपको मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में. सो आप सबको मिला के जो 250 वर्ड्स में यू राइट योर आंसर इन दैट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस. जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे. एंड आई होप जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं थ्रू आउट आज, वो आप कमेंट्स में आप उनको लिखिए, और आंसर जो प्रैक्टिस है मेंस वाला क्वेश्चन उसको आंसर ज़रूर लिखिए. ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल, गुड बाय.